मध्य प्रदेश में एक गैंग है पारदी और इसी पारदी गैंग के पास 5 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी थी। उस नकदी को लेकर वो इधर उधर अपने ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं। बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2016 की, जब घोषणा करते हैं, कहते हैं कि आज से 500 के और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, यानी कि ये बंद कर दिए गए हैं और इनकी जगह नए नोट छपेंगे। और जैसे ही इस पारदी गैंग को ये पता चलता है तो उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर होता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। जब उनके नोट नहीं बदले जाते हैं, बदलने की कोशिश करते तो पकड़े जाते, इसलिए वो नोटों को बदलते नहीं हैं बल्कि एक नदी में ऐसे ही बहा देते हैं। और जब नोट लोगों को मिलते हैं तो उन नोटों को देखकर, सड़े गले नोटों को देखकर लोग परेशान थे, सोच रहे थे कि काश हम गरीबों को मिल जाते। ऐसे ही न जाने कितने लोगों ने इन नोटों को बहाया था। लेकिन जब इन नोटों की सच्चाई, इन सड़े गले नोट जो नदी में बह रहे थे, इनकी सच्चाई जब ज़माने के सामने आती है तो लोग सोचकर हैरान थे कि इस पारदी गैंग ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, और वो भी इतने शातिर तरीके से, जिसको खोलने के लिए नासा का सहारा लेना पड़ा। आज की घटना वाकई अपने आप में बहुत ही दिलचस्प घटना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश की। वहाँ का एक रेलवे स्टेशन है सेलम। दरअसल इसी रेलवे स्टेशन को 8 अगस्त 2016 की शाम लगभग 7 या 8 बजे के आसपास छावनी में तब्दील कर दिया था। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। और एक ट्रेन है जिस ट्रेन का नंबर है 11064, सेलम से चेन्नई इग्मोर चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी। और इस एक्सप्रेस गाड़ी में कुछ बॉक्स रखे जाने थे। इन बॉक्सों को कोई और नहीं बल्कि कुली रख रहे थे। ठीक इंजन के पीछे का ये बॉक्स था जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लिए रिजर्व करवा लिया था। साथ ही इसके पीछे एक और बोगी है, उस बोगी को भी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लिए रिजर्व करा लिया था। ये 2 बोगियों को रिजर्व कराने के लिए पहली वाली बोगी में ये बॉक्स रखे जाते हैं और दूसरी वाली बोगी में होते हैं पुलिस वाले आधुनिक हथियारों के साथ। लोगों ने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया था कि जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ पैसे हैं, या सोना या चांदी, इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था। और ये ट्रेन अपने निर्धारित समय सीमा यानी कि 9 बजे सीधा इग्मोर, एक जगह है चेन्नई के पास, वहाँ के लिए रवाना हो जाती है, चल पड़ती है। पुलिस वाले बीच बीच में जब स्टेशन आते हैं तो उन स्टेशनों पर गाड़ी को चेक भी कर रहे थे। और चेक करते करते जब यानी कि 9 अगस्त 2016 की सुबह 4 बजे के आसपास अपने निर्धारित स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंचती है, तब इस बोगी को वही अधिकारी लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अंधेरा बाहर चारों तरफ था, उजाला भी था, लेकिन इस बोगी में अंधेरा ही होना चाहिए था क्योंकि इसको चारों तरफ से सील पैक किया हुआ था। लेकिन इस बोगी के अंदर बाहर की रोशनी पड़ रही थी। जब रोशनी पड़ रही थी तो इसी रोशनी को देखने के बाद अधिकारी की सांसें उखड़ जाती हैं कि आखिरकार इसके अंदर रोशनी कहाँ से आ रही है, जबकि सारी लाइटें ऑफ हैं, जबकि चारों तरफ से रास्ते इसके या खिड़कियाँ सब कुछ बंद है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो 2 बाई 2 वर्ग फुट का एक जो छत है वो काटी हुई थी किसी चीज़ से। और अंदर जाकर उसमें जब टॉर्च जलाते हैं तो जगह जगह नोट इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। और लोग 4 बॉक्स ऐसे थे, उन 4 बॉक्सों के नोट ही गायब थे। जब इन 18 पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो ये 18 पुलिस वालों की सांसें उखड़ जाती हैं। साथ ही जो जीआरपी है, साथ ही पुलिस ऑफिसर या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े अधिकारी या रेलवे ऑफिसर, तमाम लोगों में हड़कंप मच जाता है। और इस घटना की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है कि ट्रेन के अंदर रॉबरी हो गई है। और इसकी सुरक्षा में लगे 18 पुलिस वालों को इसका पता ही नहीं था कि रॉबरी हुई है तो कैसे हुई है, कहाँ हुई है। अब इसकी जांच पड़ताल के लिए लोकल पुलिस वाले, जीआरपी सभी लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। तमिलनाडु प्रदेश के लिए ये वाकई एक बड़ा चैलेंज था कि आखिरकार इस चोरी को, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। तब पता चलता है कि इसके अंदर 342 करोड़ रुपए थे, जो कि 226 बॉक्स के अंदर रखे हुए थे। 4 बॉक्स के उनको खाली करके जब लेके जाया गया तो उससे पता चलता है कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम थी, जिसको चोर अपने साथ लेके चले गए। अब चोर कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इस घटना को अंजाम दिया है, इस सवाल के जवाब पुलिस ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर, जीआरपी से लेके हर कोई जानना चाहता था। सरकार भी जानना चाहती थी, भारतीय रिजर्व बैंक भी जानना चाहता था। सभी की सांसें उखड़ी पड़ी हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। कितने ही लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। जब ये पुलिस फेल हो जाती है तब ये जांच दी जाती है सीआईडी को। और सीआईडी अपने स्तर से जब जांच करनी शुरू करती है तो ट्रेन में जितने लोगों ने उस दिन सफ़र किया था, हर एक व्यक्ति का
मोबाइल चेक किया जाता है, उसकी CDR निकलवाई जाती है, हर एक व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन किसी को कोई पता ही नहीं चलता है। पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं और लगभग 2000 अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। साथ ही उन कुली को भी निशाना बनाया जाता है, जिन कुलियों के माध्यम से इन 226 बॉक्स को उठवाकर इस बोगी के अंदर रखवाया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा जो भी ट्रेन के रूट के टाइमिंग को जानता था या लोडिंग पैटर्न के बारे में जानता था अच्छे से, उनकी भी जांच कराई जाती है। GRP से लेकर रेलवे ऑफिसर, ट्रेन चालक से लेकर हर एक व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई भी पता नहीं चलता कि आखिरकार ये चोरी इन्होंने की है या किसने किया, या कोई शामिल है। किसी का नाम सामने नहीं आता है। वक्त आगे गुजरने लगता है, धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाता है, लेकिन 1 साल के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती और पुलिस 1 साल के बाद भी खाली हाथ बैठी होती है। CID को लग रहा था कि जैसे ही हम चुटकी बजाएंगे तो इस चोरी को, इस घटना का खुलासा कर देंगे। फिर वक्त और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके 730 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन चोरों का पता नहीं चलता है जिन चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तब तक कई हज़ार लोगों से पूछताछ हो चुकी थी, कई हज़ार लोगों को हिरासत में लेकर उनके साथ जैसे पुलिसिया तरीका होता है पूछने का, उस वैसे भी पूछा गया और लगभग 1 लाख नंबर की लोकेशन से लेकर CDR हर चीज़ निकलवाई जाती है, लेकिन चोरों का कोई खुलासा नहीं होता है। तब आखिर में भारत की सरकार के माध्यम से CID सीधा संपर्क बनाती है नासा से, और नासा से संपर्क बनाने के बाद उनसे कहते हैं कि हमारी ट्रेन का जो ऊपर की छत होती है उसको काटा गया है किसी कटर से, चाहे उसमें बिजली का इस्तेमाल किया गया है या फिर उसमें बैटरी का इस्तेमाल या गैस का कटर का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी तरकीब से, किसी भी सूरत से इसको 2x2 का जो एक 2x2 वर्ग फुट का एक एरिया है जिसमें आसानी से आदमी जा सके, उसको काटा गया है। ये क्या आप देख के बता सकते हैं अपने सैटेलाइट के माध्यम से कि किस स्थान पर ये चोरी हुई है? नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने जो सैटेलाइट थे उसके माध्यम से पता निकाल दिया कि ये जो चोरी होती है वो बिरधाचलम एक रेलवे स्टेशन है, उसके इर्द गिर्द इसको काटा गया था। इसके बाद बस पुलिस सक्रिय हो जाती है और एक बार फिर से कॉल डिटेल खंगाली जाती हैं कि इस इलाके में कितने लोगों के फ़ोन चल रहे थे, कितने लोगों के फ़ोन ऐसे थे जो एक्टिवेट थे। हज़ारों फ़ोनों में से एक फ़ोन निकल के आता है और वो फ़ोन होता है मध्य प्रदेश का एक गुना इलाका है, वहाँ के रहने वाले एक मोहन सिंह पारदी है, उसका नंबर था। अब ये नंबर तमिलनाडु प्रदेश में क्या कर रहा है, यही एक जांच का विषय था। पुलिस ने जब इस नंबर से की पड़ताल करनी शुरू की है तो धीरे धीरे करके 8 लोगों के नाम सामने आते हैं और वो 8 लोग इसी इलाके में इसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तब इस घटना का खुलासा होता है और इस घटना के खुलासे में पुलिस को यानी कि CID को करेक्ट 2 साल लग जाते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तब ये चौंकाने वाली बातें सामने बताते हैं जिसको सुनकर वाकई हैरानी होती है कि गैंग के लोग इतने शातिर कैसे हो सकते हैं। दरअसल लगातार 8 दिन तक इन्होंने इसी ट्रेन में सफ़र किया था जो सेलम से इग्मोर चेन्नई की तरफ जाती है, जिसमें लगभग 140 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। और इसी ट्रेन में लगातार सफ़र करने के बाद ये पता लग जाता है इनको, क्योंकि फला तारीख को इस ट्रेन में भारतीय रिजर्व बैंक का चेन्नई इग्मोर की ओर पैसे जा रहे हैं। जब ये लगातार रैकी करते हैं तो पता चलता है इनकी रैकी के बाद कि एक बिरधाचलम एक रेलवे स्टेशन है, ये गाड़ी यहाँ तक तो चलती है डीजल इंजन से और बिरधाचलम से चेन्नई तक, चेन्नई इग्मोर तक गाड़ी चलती है बिजली से। तभी ये एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना यहीं पर हम एक बैटरी के मतलब कटर से इसका इस्तेमाल करके उसकी चादर को काट कर यहाँ से पैसे निकाले जाएंगे। और इसके लिए 2 लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और 4 लोगों को ये ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं जहाँ से क्या ये पैसे फेंक सकें। और इनकी निर्धारित प्लान के तहत जब ये गाड़ी, एक और ख़ास बात है क्योंकि जब ये गाड़ी बिरधाचलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है डीजल इंजन से चलती है, जो पैसे वाली बोगी थी वो इंजन के ठीक पीछे थी जो कि डीजल से चलता है। और यहीं पर जब ये इंजन डीजल वाला बदलता है तब उसके पीछे वाले एरिया में जाकर लग जाता है बिजली वाला इंजन। और शुरू में ये जो बोगी होती है पैसे वाली वो नंबर 1 पे होती है और बाद में ये नंबर 2 पे पहुंच जाती, सबसे लास्ट में पहुंच जाती है, मतलब आखिर में पहुंच जाती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है और चोरों को चोरी करने के लिए और आसानी हो जाती है। पुलिस वाले गाड़ी के अंदर बैठे हुए कह सकते हैं कि मटर गश्ती कर रहे थे या सो रहे थे या उन्हें बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्हें लग रहा था कि कोई चोरी इस
कर ही नहीं सकता है। लेकिन इन पारदी गैंग के लोगों ने, 2 लोग जब गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, बैटरी के कटर से उस 2 बाई 2 वर्ग फुट के एरिया को काट कर एक आदमी उसके अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद 4 बॉक्स को ही तोड़ पाता है। तब तक लगभग 45 मिनट हो चुके थे और 45 मिनट में लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए वो ऐसे ही पैसों को अपने साथी के हाथ में देता है। और जब कुछ ऐसा दूरी आती है जहाँ पर उसके साथी पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि 8 दिन तक लगातार ये रैकी करते हैं और उन गड्डियों को ये ऐसे अपने साथियों की तरफ फेंक देते हैं। और जब ये ट्रेन धीरे होती है तो वहाँ से उतरकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लगभग मध्य प्रदेश से तमिलनाडु की इस स्थान की दूरी 1800 किलोमीटर होती है और इस पारदी गैंग ने 1800 किलोमीटर दूर एक चोरी का प्लान बनाया था। और ऐसा चोरी का प्लान कि शायद भारत के इतिहास में इससे बड़ी चोरी कभी ट्रेन के अंदर हुई नहीं थी। इसके ट्रेन के अंदर 342 करोड़ रुपए थे, लेकिन इनके पास समय कम था, इसलिए 4 ही बॉक्स तोड़ पाए। ये चाहते तो और भी बॉक्स तोड़ सकते थे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, इन्हें पकड़े जाने का भी खतरा था। और आगे जब गाड़ी बिजली से चलने लगती है तो भी शायद इन्हें खतरा पैदा हो जाता है कि हो ना हो कहीं ऐसा बिजली पकड़ ले तो इससे मारे भी जा सकते हैं। और ये आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर, जैसे 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा करते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, क्योंकि उस ट्रेन से जो इन्होंने चोरी किए थे वो 500 और 1000 के नोट ही थे। और ये नोट उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि कागज़ के टुकड़े साबित हो जाते हैं और इन पैसों को इन्हें फेंकना पड़ता है। हालांकि पुलिस ने इन पूरे गिरोह के गिरफ्तार करके और इस घटना का लगभग 2 साल के बाद यानी कि 2018 में खुलासा कर दिया था। ये घटना वाकई दिलचस्प है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएँ आपने फिल्मों में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन सच में ऐसी घटना शायद कभी आपने ऐसी सुनी होगी। एक घटना शायद 1963 में किसी विदेश में हुई थी, जिसमें क्या कई 300 अरब डॉलर का या 300 अरब रुपए की चोरी होती है ट्रेन के अंदर, लेकिन भारत के अंदर कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं होती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।